नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां झारखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रांची में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। सुबह 6:10 पर ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। थोड़ी देर के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रांची की अगर बात करें तो रांची में भी हल्के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद से लोग दहशत में आ गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में भूकंप का केंद्र था। सुबह 6:10 का वक्त हो रहा था, जब कुछ लोग बिस्तर पर भी थे, कुछ लोग बाहर उठ चुके थे और उस दौरान इन्होंने हल्के झटके महसूस किए। हालांकि कहीं से कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर लोगों के बीच रहा और लोग इस झटके को महसूस करने के बाद से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और घरों से बाहर निकल गए थे। बता दें कि थोड़ी देर के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। बढ़ेंगे आगे चाईबासा से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई है। भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। गोला बारूद और अन्य सामान भी बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन में जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है। सारंडा के जंगल में हथियार मिले हैं, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज़ 18 पर। गुआ थाना क्षेत्र के रामा तुम्बा हाका में यह बड़ी सफलता मिली है। तो देखिए, सारंडा का जंगल, जहां पर हथियारों का जखीरा आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी साजिश नक्सलियों की, जिसे नाकाम हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। भारी संख्या में हथियार की बरामदगी हुई है। इसके साथ गोला बारूद और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। और धनबाद से भी बड़ी खबर है, जहां फरार गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है। ऑडियो क्लिप जारी कर उसने धमकी दी है। हीरा शर्मा को जान से मारने की धमकी ऑडियो क्लिप के जरिए दी गई है। पुटकी चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं संतोष शर्मा, और बता दें कि इसमें धमकी दी गई है। हीरा शर्मा के चचेरे भाई संतोष शर्मा थे, और बता दें कि संतोष शर्मा हत्याकांड में यह धमकी दी गई है। केस उठाने के लिए धमकी दी गई है। बता दें कि 29 जून 2023 को संतोष शर्मा की हत्या कर दी गई थी। संजीत पासवान पर हत्या का आरोप लगा। पीड़ित ने पुलिस से धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी। तो देखिए, धनबाद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर संतोष शर्मा हत्याकांड मामले में धमकी दी गई है। संजीत पासवान पर उस हत्या का आरोप लगा था। तो धनबाद से एक खबर, जहां फरार गैंगस्टर प्रिंस खान ने यह धमकी दी है। ऑडियो क्लिप जारी किया है और ऑडियो क्लिप के जरिए यह धमकी दी गई है। देखिए, जो व्हाट्सएप चैट है वो दिखा रहे हैं, जहां पर ऑडियो क्लिप है, और इस ऑडियो क्लिप के जरिए यह धमकी दी गई है। हीरा शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि पुटकी चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव हैं और संतोष शर्मा हत्याकांड में यह धमकी मिली है। प्रिंस खान बोल रहे हैं कि तुम केस को कंप्रोमाइज कर लो, केस उठा लो, नहीं तो खोपड़ी खोल देंगे। भाई, हम लोग तो एक ही चीज़ जानते हैं, आजकल ऊपर वाला से बड़ा कोई नहीं होता। अगर उनके गोली से हमको मरना हो तो हम वहीं मरेंगे, नहीं मरना हो तो उसको कोई मार नहीं हमको सकता। इस चीज़ में कहाँ आपने लिखित आवेदन किया है? इसमें हम ग्रामीण एसपी, एसएसपी और थाना प्रभारी को देना था, मगर थाना प्रभारी के अनुसार अभी हम दिए। और बड़ी खबर रांची से, जहां काके में ओडिशा पुलिस ने दबिश दी है। ओडिशा के क्योंझर से पिछले दिनों माइनिंग कारोबारी नीमामंद प्रधान का अपहरण हुआ था, जिसके तार सीधे रांची से जुड़े हैं। और इस मामले में पुलिस पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी बाबू सिंह उर्फ शादाब पत्नी और बच्चे के साथ फरार हो गया है। लिहाजा ओडिशा पुलिस ने बाबू खान के ऊपर 2 लाख का इनाम घोषित किया है। अपराधियों ने माइनिंग कारोबारी के अपहरण के बाद 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी और 60 लाख रुपए लेने के बाद ही रिहा किया था। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई में फिरौती के 51 लाख रुपए बरामद किए हैं। तो देखिए, ओडिशा के कारोबारी के अपहरण से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसमें वांटेड बाबू सिंह उर्फ शादाब खान की तलाश तेज कर दी गई है। ओडिशा पुलिस ने इस पर 2 लाख का इनाम भी रखा है। रांची से अब तक 4 की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। इसके साथ डोरंडा से 3 और हिंदपीढ़ी से 1 की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। विदेश में बैठकर झारखंड सहित कई राज्यों के आतंक का काला साम्राज्य चलाने वाले कुख्यात अमन साहू के गुर्गे मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को जल्दी भारत लाया जा सकता है। खबर है कि अजरबैजान में कानून की गिरफ्त में आए मयंक सिंह के प्रत्यर्पण का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है। झारखंड एटीएस ने केंद्रीय एजेंसी के सहयोग से
अजरबैजान के बाकू कोर्ट को वैसे तमाम सबूत सौंप दिए हैं जिनसे मयंक सिंह पर शिकंजा और कस सकता है। निचली अदालत ने प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है, लेकिन मयंक सिंह को फिलहाल ऊपरी अदालत में अपील करने का मौका दिया गया है। अभी मयंक सिंह अजरबैजान की राजधानी बाकू के जेल में बंद है। हम लोगों ने जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल किया है उस पर कोर्ट डिसीजन लेगी। उसके बाद संभवतः अपील करने का भी समय दिया जाएगा अपराधी को। तो फिर भी हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इसमें एक पॉजिटिव डिसीजन आएगा, क्योंकि हम लोगों ने 100 समय इसमें रिक्वेस्ट भेज दिया था। हमें अमन साहू गैंग से संबंधित बहुत सारे बातों का खुलासा होगा। ये टारगेट कैसे करते थे, किस तरह लोगों को मैसेज एक्सट्रेडिशन थ्रेट मैसेज भेजते थे, और जो अमन साहू गैंग का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, जो आर्म्स नेटवर्क है, वो उन सभी के बारे में पता चलेगा। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा टारगेट है। तेलंगाना के नागर कुरनूल में निर्माणाधीन श्री शैलम टनल में फंसे 8 मजदूरों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे के चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल में पानी भरे होने की वजह से ऑपरेशन में काफी दिक्कत आ रही है। इस टनल में कुल 8 मजदूर फंसे हैं, जिसमें 4 झारखंड के गुमला के भी रहने वाले हैं। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ऑपरेशन के हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। बता दें कि 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद ये सभी मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। तो गुमला के 4 मजदूर तेलंगाना में निर्माणाधीन टनल में फंसे हैं, जिसको लेकर उनके परिजन यहां उनकी सुरक्षित निकलने की कामना कर रहे हैं। फिर घर फिर जाए सितंबर 22 या 23 सितंबर को फिर जाए इंसान। कौन राज्य है कमाए? आंध्र प्रदेश। अब वहाँ क्या करत रहे? अब तो हुआ का वह बेलचा उलचा मारत रहे, क्या करे। अब तो हम रो नहीं तेंदुलकर अंदर में। और कैसे है कि घटना के बारे के जानकारी के दिलक? घटना करवावन तो है गाँव घर। और गिरिडीह से इस बीच बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इलाज के दौरान मरीज की मौत मामले में सिविल सर्जन ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी डॉक्टर सलीम अंसारी के नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है और एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। पूरा मामला राजधनवार के कोड़ाडीह का है, जहां एक फर्जी डॉक्टर मरीजों की जान से खेल रहा था। सिर्फ मैट्रिक पास फर्जी डॉक्टर सलीम अंसारी बड़े बड़े बैनर और तामझाम के साथ नर्सिंग होम चला रहा था और मरीजों का ऑपरेशन तक कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस नर्सिंग होम में कई मरीजों की जान जा चुकी थी, लेकिन अब तक इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, ये फर्जी डॉक्टर पॉलिटिक्स में हाथ आजमा चुका है और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड में मैट्रिक पास फर्जी डॉक्टर के द्वारा महिला के ऑपरेशन के बाद मौत के मामले को लेकर न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और सिविल सर्जन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। और इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सिविल सर्जन ने एक सूचना जारी की है, जिसके तहत जो क्लिनिक है उस क्लिनिक के जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं डॉक्टर समेत अस्पताल पर जांच भी बैठाया गया है। तो हमने उसका लाइसेंस अभी कैंसिल किया, स्थगित किया है और उसको संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। बाकी जांच के लिए हमने राजधनवार प्रभारी को दिया है कि वो जांच करके उसका अद्यतन रिपोर्ट दें। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर आवश्यकता लगेगी तो जिले से भी हम लोग टीम भेज के जांच कराएंगे और उसके अनुसार जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। एक और जहां लगातार प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई की जा रही है इस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां भी आक्रामक हो गई है। भाकपा माले और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस घटना का विरोध किया है और आरोपी फर्जी डॉक्टर सलीम अंसारी पर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि आरोपी फर्जी जो सलीम अंसारी हैं वो ना सिर्फ एक फर्जी डॉक्टर हैं, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं बगोदर विधानसभा से, जहां पे उन्होंने तीसरा नंबर पे रहे थे। इस दौरान भी डॉक्टर को लेकर लगातार सवालों के घेरे में रहे थे। निर्वाची पदाधिकारी ने इन्हें शोकॉज नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि चुनाव प्रचार सामग्री में इन्होंने डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार डॉक्टर सलीम अंसारी कंट्रोवर्शियल हैं, कई वर्षों से कंट्रोवर्शियल हैं, बावजूद इनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और रांची से बड़ी खबर, जहां जलापूर्ति योजना पर रिपोर्ट मांगी गई है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने ये रिपोर्ट मांगी है। विभाग के स्तर पर क्या काम हुआ, ये सवाल पूछा गया है। एनओसी में जलापूर्ति योजना फंसी है। बता दें कि 4000 करोड़ की यह योजना रांची, जमशेदपुर में यह योजना चल रही है। धनबाद सहित कई शहर में योजना चल रही है। तो विभाग के स्तर पर क्या काम हुआ, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, जलापूर्ति योजना पर पूरी रिपोर्ट की मांग की गई है। बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है और यह भी पूछा है कि विभाग के स्तर पर काम क्या हुआ, इसका जवाब दें, इसका रिपोर्ट सौंपे एनओसी में। बता दें कि ये जलापूर्ति योजना जो है वो फंसी पड़ी है। 4000 करोड़ की यह पूरी योजना है, जो योजना रांची, जमशेदपुर में चल रही है। इसके साथ साथ धनबाद भी है और इसके साथ कई और शहर भी शामिल है जिसमें यह योजना चल रही है। और बताया जा रहा है कि एनओसी में यह पूरी योजना फंसी हुई, जिस पर रिपोर्ट मांगी गई है। अब बात करते हैं झारखंड के बजट सत्र की। तो झारखंड में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष के जो तेवर है वो काफी तल्ख नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मसले हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए हाथों में बैनर पोस्टर है और इसके साथ साथ झारखंड में पेपर लीक का मसला जो है वो विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उठाया गया। सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं विधानसभा परिसर से। अगर सरकारी तंत्र वीक होगा तो हर पेपर लीक होगा, इस तरीके के जो नारे हैं वो भी इन तख्तियों पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कई जो सवाल है वो उठाए गए हैं। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन देखिए किस तरीके से तल्ख तेवर जो है वो विपक्ष के यहाँ नजर आ रहे हैं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करने की भी बात कही गई है और खास करके जो पेपर लीक का मामला है उसको बीजेपी विपक्ष उठाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सदन के बाहर की तस्वीर है जहां विपक्ष के सदस्य देखिए कैसे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सदन के बाहर जब ऐसी तस्वीर है तो सदन के अंदर भी माना यह जा रहा है कि हो हंगामे के आसार इस पूरे सत्र में देखने को मिलेगी। तो इस बजट सत्र में झारखंड का जो बजट है वो भी हेमंत सरकार पेश करेगी, लेकिन उससे पहले कई जो विधायी कार्य हैं वो भी निपटाने हैं। हालांकि इस बीच एक स्वस्थ बहस जरूर हुई थी कि इस विधानसभा सत्र को, इस बजट सत्र को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद जो कई ऐसे मसले हैं उन मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ विपक्ष और ये बाबूलाल मरांडी। सर, एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी कराया जाए, क्योंकि इस सरकार में लगातार आप देख रहे होंगे जितनी भी एग्जाम हो रही है कंपटीशन के, उस सब में पेपर लीक। आदत तो तब हो गई जब मैट्रिक का भी बच्चों का पेपर लीक हो जाए। इससे और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। और जो इस प्रकार इनके जो मंत्री हैं कितनी बचकाना हरकत कर रहे हैं बीजेपी द्वारा प्रायोजित, यानी क्या बताना चाहते हैं। भाई आप अपराधियों को पकड़िए, उनको सजा दीजिए, और पेपर कहां से लीक हो रहा है इसकी पता करिए। हमने तो कई स्कूलों में भी लोगों से बात की तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों के यहाँ तो लास्ट में पेपर पहुंचता है और पेपर लीक पहले हुआ। इसका मतलब जहाँ से प्रिंट होता होगा वहीं से ये सारे घटनाएं घटित हो रही होगी। सर, मंत्री का कहना है कि कोडरमा में गिरफ्तारी हुई है, उनके संबंध किससे बीजेपी से जाकर मैं क्या कह रहा हूँ, किसी के साथ क्या संबंध है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई भी अपराधी हो सर, इधर भी सर, उनको सजा मिलनी चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि आप जरा इसको देखिए। हमने स्कूल के टीचरों से बात की, हमने कहा कि आपको प्रश्न पत्र कब मिलता है, तो इन लोगों ने साफ कहा कि हम लोगों को तो लास्ट में मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि या तो जहाँ छपाई होती है या वहाँ से लेकर के स्कूल तक जो पहुँचता है उस बीच में यहीं पर ये गड़बड़ी हुआ है। तो इनको जांच करानी चाहिए सीबीआई से, कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे। और मैट्रिक परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया उस पर कार्रवाई की बात करिए, उस पर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग जो है वो बाबूलाल मरांडी ने की है।
तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल होगा। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद भी होना है। वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा है कि विपक्ष अपने मुद्दों के साथ सदन में तैयार है। तो मुद्दे बहुत हैं और हर मुद्दे को विधानसभा के पटल पर उठाने का काम करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे मैया समान योजना का मुद्दा हो, चाहे मैट्रिक में पेपर लीक का मामला हो, चाहे जेपीएससी का अध्यक्ष का मामला हो। मुद्दे बहुत हैं। जो वायदे हेमंत सरकार ने किए थे 19 में, वो वायदे भी पूरे नहीं हुए हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर लगातार बजट को अंतिम आकार देने में जुटे हैं। बजट सत्र के दौरान भी लगातार वह विचार विमर्श, मंथन और एक्सपर्ट से राय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस बार का बजट आम आदमी का बजट होगा। केंद्र की बकाया राशि पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के उस बयान को उन्होंने खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड का कोई भी पैसा केंद्र के पास बकाया नहीं है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर वित्त मंत्री राधाकिशोर कृष्ण लगातार मेहनत कर रहे हैं। बजट को एक खूबसूरत आकार देने में जुटे हैं। सर, सत्र में जाना है, लेकिन आप लगातार सुबह से लगे हुए हैं। आखिर बजट में ऐसा क्या मिलेगा जिसको लेकर इतनी मेहनत है आपकी? देखिए, ये तो अभी बताना उचित नहीं होगा जब तक बजट विधानसभा के पटल पर उपस्थापित नहीं कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही सारांश में इतना जरूर कह सकूँगा कि ये बजट जनहित का बजट होगा। एक आइडियल बजट इसको आप कह सकते हैं। सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट होगा। राज्य की आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं को सम्मान देने वाला बजट होगा। आर्थिक सामाजिक उन्नति, उनकी आर्थिक सामाजिक उन्नति की दिशा में के लिए ये बजट होगा। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि जब बजट आएगा तो आप देखेंगे कि राज्य के हर वर्ग, हर तबका, हर धर्म के लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने वाला बजट होगा। बोल रहे कि सोशल वेलफेयर स्कीम जिसकी बार बार बात आ रही है, क्या उस पर फोकस होगा या फिर सड़क, रोड, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर पर? देखिए, दोनों दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की योजना हमारे पास होगी और दूसरा तरफ सोशल सिक्योरिटी को भी उन्हें वो व्यवस्था देना, ये भी हमारा कर्तव्य हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष सर सदन में नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत क्या आ रही है आपको एड्रेस करने बतौर वित्त मंत्री? जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो उसमें कैसी तकनीकी दिक्कतें आएंगी? सवालों को लेकर प्रश्नकाल भी है आज। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, होना चाहिए। संसदीय व्यवस्था का तकाजा भी यही है कि जो विधानसभा का स्वरूप होता है, पक्ष और विपक्ष, सदन के नेता होते हैं, पक्ष के नेता, और प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेता ना हों तो ये अधूरा माना जाएगा। लेकिन इसके लिए उत्तरदायी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जो ये कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, वो अभी तक, जबकि दिल्ली में उन्होंने 4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया, तो फिर झारखंड में अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव वो क्यों नहीं कर पाए? गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि झारखंड का कोई भी बकाया केंद्र के पास नहीं है। चंपई सोरेन ने भी कहा कि जब उन्होंने कहा, जिम्मेदारी से कहा कि जब वो कह कर गए हैं तो वास्तव में नहीं होगा। नहीं, बकाया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मैं नहीं जानता हूं कि वो कोयला मंत्री हैं कि नहीं हैं, लेकिन कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बकाया है और जो बकाया राशि वास्तविक धरातल पर होगा इसका हम आकलन करा लेंगे। मैंने उनको सुझाव भी दिया था जी किशन रेड्डी जी को, श्री जी किशन रेड्डी जी को, कि आप कोयला मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम बना लें और झारखंड खनन विभाग की एक अधिकारियों की टीम होगी। दोनों बैठ करके टेबल पर बात कर लीजिए कि कितना बकाया है, तो जो एक्चुअल बकाया है वही आप हमको दे दीजिए। उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, झारखंड का पैसा है, झारखंड को मिलेगा। तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर साहब बता रहे हैं कि बजट आम आदमी के लिए होगा, लेकिन बजट सत्र इस बार थोड़ा खास होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। खबर देवघर से है, जहां के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शिवरात्रि को लेकर विशेष परंपरा का निर्वहन शुरू हो गया।
बाबा बैद्यनाथ विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की चतुर्पहर पूजा होती है और सिंदूर दान किया जाता है। बाबा मंदिर के मुख्य मंदिर के शिखर पर लगे पंचशूल को विधि विधान के साथ उतारा गया, जिसके बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। जो तस्वीर है देवघर की बाबा बैद्यनाथ धाम की भोलेनाथ की ये पूजा अर्चना की परंपरा जिसका निर्वहन किया जा रहा है, मंदिर में सिंदूर दान किया जाता है। कल पंचसूल का 2200 मंदिर के पंचसूल का विधिवत पूजा होती है जो सरदार पन्ना जी के द्वारा होता है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका फिर पुनः पंचसूल को अपने अपने स्थानों पर स्थापित किया जाता है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।